Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for all the RBI aspirants. जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है A to Z सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। चाहे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, एक सीनियर प्लेयर हैं, सभी डूज डोंट्स सभी एस्पेक्ट्स में मैं बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। एंड यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम का QR कोड है, उसको स्कैन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। अगर आपको इफ यू वांट माय मेंटरशिप यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसमें मैं हूं, आप मेरे को पर्सनल मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, द कोड इज Y581, ठीक है। कोर्स की डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द सेशन देता हूं। अभी कंटेंट पे बात करते हैं A to Z ऑफ RBI। देखिए, जब आप RBI का नाम सुनते हैं तो आपके मन में आता है मतलब कहीं ना कहीं सैलरी, पर्क्स, रेपुटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, और वो सभी बातें सच हैं। लेकिन उन सभी का मीनिंग तभी बनता है दोस्तों जब उस सैलरी, उस पे पर्क्स, उस रेपुटेशन पे आपका नाम हो। वो RBI ग्रेड बी मैनेजर या ग्रेड ए मैनेजर आप हो, तभी तो उस चीज का सेंस बनता है। लेकिन वहां पे पहुंचना कैसे है, तो वो एक हार्श रियलिटी ये है कि आपको बहुत रूथलेस कंपटीशन से होके गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लाख फॉर्म फिलिंग होती है तो हार्डली 2 डिजिट में ग्रेड बी मैनेजर रिक्रूट्स होते हैं, ठीक है। और ग्रेड ए हुआ तो डेफिनेटली 3 डिजिट में ये नंबर रहेगा, लेकिन जब होगा तब फाइनलाइज होगा, ठीक है। लेकिन एक गलती जो सारे ही एस्पिरेंट्स, मैं बोलूंगा सारे इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% एस्पिरेंट्स यही एक फिराक में रहते हैं, नोटिफिकेशन कम आएगा, कब आएगा, सॉरी। तो देखो दोस्तों, अगर आपका फोकस है उस जगह अपना नाम देखना, उस RBI ग्रेड बी या ग्रेड ए के फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना, तो ये ख्वाब छोड़ दो कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, नोटिफिकेशन अब आएगा, तब आएगा, सो एंड सो, बट द रियलिटी इज नोटिफिकेशन के बारे में तब पूछना दोस्तों व्हेन यू आर रेडी, कि कल अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आर यू रेडी। जिस दिन आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने लगोगे, आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो जाओगे फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप एक वर्दी एस्पिरेंट हो जाओगे। अदरवाइज यू आर जस्ट एन एस्पिरेंट हु इज लुकिंग फॉर सम एग्जाम, ठीक है। ऐसे में एग्जाम क्रैक भी हो जाते हैं, नहीं भी होते, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं होते। मैं थोड़ी सी हार्श रियलिटी यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो दोस्तों, तो नोटिफिकेशन का वेट छोड़ो। द रियल थिंग इज, आपको देखो क्या होता है, आप एक रेस के कंपटीशन में भाग रहे हो, वो रेस आप कब जीतोगे? जब आप रेस के स्टार्ट होने का वेटिंग करोगे, या रेस कब होगी कब होगी कब होगी, या उस रेस में दौड़ के जीतोगे? उस रेस में दौड़ना पड़ेगा, उस रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना। तो रेस जब होगी होगी, लेकिन क्या आप उस लेवल की तैयारी रखते हो कि जब आप उस रेस में दौड़ो तो आप क्या उसको जीत पाओगे? तो दैट शुड बी द पैरामीटर। एंड यहां पे मैं रियलिटी कहूंगा कि अगर आप नोटिफिकेशन जैसी वीडियो से डाइवर्ट होते हो तो प्लीज, दिस इज मोर लाइक अ मार्केटिंग गिमिक। मैं ऑनेस्टली आई वुड बी रूथलेस इन माय वर्ड्स टुडे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं लाइक दे आर सर आप अब नहीं बताते, क्योंकि मैंने भी इस तरह की वीडियोस अब कंप्लीटली बनाना बंद कर दिया है। द रीजन बीइंग, इन वीडियोस का कोई सेंस नहीं है। दिस इज मोर लाइक, और इन वीडियोस को बनाया क्यों जाता है? बिकॉज आप ही बच्चे इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं, आप कंटेंट से कम और आप इस तरह के एस्पेक्ट से, मार्केटिंग एस्पेक्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो दिस इज योर फॉल्ट, आप इस तरह की वीडियोस को अननेसेसरी प्रमोट करते हैं, ठीक है। द आइडिया हेयर इज कि क्या आप तैयार हो, तो आप कहीं ना कहीं उस लिस्ट के लिए एक वर्दी एस्पिरेंट बनते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आस्क समवन की नोटिफिकेशन कब आएगा, बेटर आस्क योरसेल्फ कि अगर नोटिफिकेशन आज आ जाता है तो कल क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं? क्या मेरी उस लेवल की प्रिपरेशन है? और अगर नोटिफिकेशन चाहे 6 महीने बाद आएगा, क्या मैं ये तैयारी कर सकता हूं? तो अगर आप इस डर के साथ कि यार मेरा नोटिफिकेशन अगर इस मंथ आ गया, और ऑनेस्टली मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें, केस स्टडीज बताता हूँ कि लाइक अगर आपको लगता है कि अगर मुझे पता लग जाए 45 डेज 60 डेज, अगर आपको पता लग जाए, सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि चलिए नेक्स्ट 45 डेज में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या 45 डेज में RBI ग्रेड भी निकाल लोगे? और अगर आप RBI ग्रेड बी को नहीं निकाल सकते, आपका मन कहता है नहीं यार 45 डेज इज नॉट एनफ, तो आर यू ए वर्दी एस्पिरेंट फॉर RBI ग्रेड बी जो पहले ही देखने से पहले ही डर गया?
अब आप सोच रहे हो कि सर वी नीड टू बी रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक तो आपको तब होना होगा ना कि यार आपको अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है तो आपको फिर तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो देखो इट्स क्वाइट लॉजिकल चीजें हैं कि भैया अगर इस चीज पे आपकी सुई अटकी है तो यू आर नॉट अ वर्दी एस्पिरेंट फॉर आरबीआई, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा रूथलेस हूं लेकिन हाँ होना पड़ेगा, बिकॉज ये डाइवर्जन सब ज्यादा पसंद नहीं आते मुझे। लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट, लेट्स फोकस ऑन द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें? कई बार तो सबसे पहले ये चीज ये होती है, सर यही पता नहीं होता मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2024 का जो, या बेसिकली जो लास्ट नोटिफिकेशन था, जो आरबीआई का लास्ट नोटिफिकेशन आया, उससे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है यार, आपकी एज जो है वो 21 से 30 के बीच होनी चाहिए, एंड मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अ जनरल कैंडिडेट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। यू आर अ एलिजिबल कैंडिडेट, यू आर अ वर्दी कैंडिडेट। इसके अलावा बहुत सारे आपके मन में आता है, सर ये कोर्स कर लूं, वो कोर्स कर लूं। मेरे पे बहुत सारे मैसेज आए, सर ये स्किल्स कर लूं, सर ये एक सर्टिफिकेशन का कोर्स है, एक सर्टेनिज्म कोर्स मेरे से पूछा, कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कोई रिसर्च एनालिसिस्ट, इन्वेस्टर एजुकेशन। टू बी ऑनेस्ट, आरबीआई का सिलेबस आपसे खत्म नहीं हो रहा है और आप इन सर्टिफिकेशंस के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने भी मेरे से पूछा, सर क्या ये सर्टिफिकेशन कर लें। तो मेरा क्वेश्चन यही था, क्या आप एग्जाम क्रैक करने के लेवल पे हो? अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपका रीजनिंग तैयार नहीं है, आपका क्वांट्स तैयार नहीं है, करंट अफेयर आपको समझ नहीं आ रहा है, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट सम सर्टिफिकेशन, यू आर टॉकिंग अबाउट सम इंटरव्यू, लेट्स फर्स्ट रीच टू दैट स्टेज एंड ट्रस्ट मी, अगर ये सर्टिफिकेशंस इतने इंपॉर्टेंट होते तो आरबीआई ये पैरामीटर रखता ही नहीं। वो सिंपल कहता भैया यू हैव टू बी दिस सर्टिफाइड। आप यूट्यूब पे उठा के देखो कितने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने कभी मेंशन किया है मुझे ये स्किल चाहिए, मुझे वो स्किल चाहिए, फलाना ढंग, मतलब आई वुड बी वेरी, मतलब आपको लग सकता है कि आज थोड़ा सा शायद मैं अग्रेशन में हूं। इट हैज टू बी, क्योंकि बच्चे इस तरह से पूछते हैं, सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, क्या मैं एक वर्दी एस्पिरेंट हूं? योर वर्दीनेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, नॉट ऑन योर बैकग्राउंड, नॉट ऑन योर पास्ट। आप सिंपल 21 से 30 साल के बीच में हैं, आप 60% से ऊपर अगर आपके ग्रेजुएशन में हैं तो यू आर एन एस्पिरेंट। वर्दी आपके एफर्ट्स आपको बनाते हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स द ऑल रिक्वायरमेंट। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा फिर सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो 3 रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? आपको फेज 1 क्वालिफाई करना है, फेज 2 क्वालिफाई करना है, आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। और उसके लिए बहुत ही डिफाइंड पैरामीटर्स आरबीआई ने बताए हुए हैं, तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फेज 1 के बारे में बात करते हैं। फेज 1 इज ऑल अबाउट द 4 सब्जेक्ट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। इस स्टेज की खासियत यह है कि ये आपकी एक्सपर्टाइज चेक नहीं करती कि आप कितने एक्सीलेंट हो पूरा पेपर सॉल्व करने में। यहां पे इन्हें साइंटिस्ट नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट स्मार्ट पीपल। स्मार्ट पीपल कैसे? दे जस्ट वांट कि यार आप 30 में से 30 क्वेश्चन, सपोज क्वांट्स में आपके 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपके 60 क्वेश्चन है, जीए में आपके 80 क्वेश्चन है। दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहां पे टाइम आपके पास 25 मिनट है, तो प्रैक्टिकली आप 80 क्वेश्चंस देख भी नहीं सकते। तो दे नीड समवन स्मार्ट जो आर्ट ऑफ एलिमिनेशन जानता हो, जो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। आप सोचो इस फेज 1 का रियल इंटेंशन क्या है? द रियल इंटेंशन इज समवन हु कैन मेक क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको बोला जाता है ये बुक कर, वो बुक कर, एंड सो दुनिया। द थिंग इज, कैन यू जज ये क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्वेश्चंस इजी से लेके डिफिकल्ट लेवल तक के होंगे। मैं मानता हूं कि हो सकता है डिफिकल्ट लेवल के ज्यादा हो, लेकिन इजी क्वेश्चंस भी होंगे जो कि 3-4 नंबर के होंगे और एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ करने के लिए काफी होंगे। बट स्टिल बच्चे का फोकस कहां डाइवर्ट किया जाता है या वो खुद करते हैं, दैट इज कितना डिफिकल्ट तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। आप 2+2 लेवल तो सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको दिखाया जा रहा है 2 की पावर n टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द लॉग एंड ऑल। तो बेटा जब 2+2 नहीं कर पाओगे तो वहां कैसे पहुंचोगे? ठीक है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट कि आप जो चीज कर रहे हो वो इतने अच्छे से कर लो, भले ही सारी चीजें मत करो,
सारी चीजें मत करो, लेकिन जो कर रहे हो वो इतने अच्छे से कर लो ताकि आप ये आर्ट सीख जाओ कि मुझे ये चीज करनी है या नहीं करनी, बिकॉज पेपर इज सो डायनेमिक कि वो आपको चेक करता है आपकी स्मार्टनेस पे। आप इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि ये पजल मुझे छोड़नी है, ये पजल मुझे अटेम्प्ट करनी है, इसमें 3 वेरिएबल है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, अब इनमें से कौन सी पजल पे मेरा प्रैक्टिस का हैंड अच्छा है वो मैं अटेम्प्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल लीव इट। जैसे रीजनिंग में मेरा एक पर्टिकुलर परसेप्शन होता था कि यार अगर सपोज फ्लोर बेस्ड पजल है तो मैं अक्सर, मुझे पता था कि मैं अक्सर उसको गलत करता हूं, तो मैं उसको नहीं अटेम्प्ट करता था। वहीं वो इनसाइड एंड आउटसाइड जो सर्किल के बैठे बैठे होते हैं वो पजल मुझे पता नहीं, नेचुरली अच्छी लगती थी तो मैं उसको देख के पकड़ता था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको वो एक्सपर्टाइज अपने अंदर लानी होगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। वीकनेस को इंप्रोवाइज करना होगा और मेहनत से, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं खासकर क्वांट एंड रीजनिंग, इनको आप पीवाईक्यू से समझो, गो विद द पीवाईक्यू, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, प्रैक्टिस करो। आप क्या रहते हो, यू कीप चेंजिंग द फैकल्टीज रेदर देन फोकसिंग ऑन द कंटेंट। जब आप पेन एंड पेपर से दोस्ती कर लोगे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर ऑन योर ओन। एक क्वेश्चन अगर खुद से बना लिया, देख लेना क्या कॉन्फिडेंस आएगा, और उसके बाद जो तुम्हारी परफॉर्मेंस आएगी कोई रोक नहीं सकता तुम्हें, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, दीज सब्जेक्ट्स आर मोर लाइक पेन एंड पेपर। इनसे दोस्ती करो जितने अच्छे आप। मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, आपको कोई टीचर पसंद है टीचर फॉलो करो, आपको कोई बुक पसंद है उस बुक को करने की कोशिश करो A to Z, कीपिंग पीवाईक्यू इन माइंड कि इन टॉपिक से अक्सर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं तो पहले पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस कर लेता हूं। ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक से नहीं आ सकते, लेकिन पीवाईक्यू क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो फिर उन टॉपिक्स को और अच्छे से कर लो क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, इंग्लिश इज ऑल अबाउट रूल्स एंड सर्टेन प्रैक्टिस। आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए एंड आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अगेन दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो यहां पे जो है ये 3 सब्जेक्ट क्यूआरई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आप बेसिक रूल्स आपको आते हैं, आपको आइडिया है कि कौन सा क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छे से एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द जीए पार्ट, आपको इतना ज्यादा डराया जाता है, इतने सारे फैक्ट्स आते हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, एंड सो एंड सो एंड सो, ये करो वो मैगजीन, दुनिया भर की चीजें, स्कीम्स, रिपोर्ट्स अलग अलग, एंड सो एंड सो एंड सो। ट्रस्ट मी, कभी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखना, व्हाट दे विल डू, वो बताएंगे, अगर आपने उनकी स्ट्रेटेजी देखी हो, दे विल से सर मैंने कोई एक मैगजीन कर ली थी, थोड़ा सा स्कीम वगैरह देख लिया था, थोड़ा रिपोर्ट देख लिया था, दैट्स इट। ये ज्यादातर का बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं कि ज्यादातर के मेजॉरिटी में ये स्टेटमेंट्स मिलेंगे। अब इसकी एसेंस क्या है, इसकी एसेंस, मैगजीन भी अगर आप देखो 300 पेज की एक मैगजीन हो जाती है, 300 साढ़े 300 पेज की, ठीक है। करंट अफेयर्स अच्छे खासे हो जाते हैं, उसमें डाटा बहुत सारा होता है, फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आप ना अपना मेंटोर सही चुनो। द थिंग इज, अगर एक न्यूज में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है और सभी कुछ दे दिया तो वाई देयर इज अ मेंटर, मेंटर की फिर जरूरत ही क्या है। द रोल ऑफ अ मेंटर इज टू टेल यू क्या कर सकते हो क्या छोड़ सकते हो। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं, अगर आप सपोज कोई मैगजीन भी फॉलो कर रहे हो, ऑनेस्टली उसमें आप सारे फैक्ट्स याद करने की कोशिश करो, 1200 पेज हो जाते हैं, अल्टीमेटली कुछ भी याद नहीं रहता, ना रख सकते हम ह्यूमनली, 1200 पेज है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली आपका जीए भी क्या कह रहा है आपसे, आपका जीए ये कह रहा है आपसे कि आप 80 क्वेश्चन 25 मिनट में प्रैक्टिकली शायद देख भी ना पाओ, तो जो क्वेश्चन आपकी नजर के सामने से जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट्स मोर अबाउट लिविंग द थिंग्स, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं अक्सर कि आप जो भी चीज कर रहे हो, बच्चे किस चीज में डाइवर्ट रहते हैं, सपोज मेरा सेशन करना है, देन मेरी पीडीएफ करनी है, देन कोई स्टैंडर्ड मैगजीन भी करनी है, देन कुछ और भी करना है, मैं तो अपने का एग्जांपल लेता हूं, तो मैं कह देता हूं यार सिंपल पीडीएफ कर ले, थोड़ा और डेप्थ चाहिए लेक्चर कर ले, और अगर तू कोई मैगजीन कर रहा है तो सब छोड़ दे। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट यार, क्योंकि आपको डाइवर्शन मार्केटिंग गिमिक्स बनाए जाते हैं कि अगर डर नहीं होगा तो फिर आई वुड से फर्दर, तो डरो मत जो चीज कर रहे हो। क्योंकि मेरे कई बार मेरे जो बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर सेशन होता है उन पे खुद भी कई बार बच्चों का कमेंट आया, सर करंट अफेयर्स आप बड़े क्रिस्प मैनर में कराते हो, मुझे लगता है दिस इज मोर लाइक अ समरी लास्ट मिनट रिवीजन, मुझे नहीं लगता ये उतनी डेप्थ है। मैंने कहा बेटा अभी तक बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोई क्वेश्चन आप चेकआउट कर लो मेरी पीडीएफ से, बहुत सारे बच्चे लाइव पढ़ते हैं मुझसे, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, अभी तक जब से मैं ये सेशंस करा रहा हूं एंड काफी लंबे समय से करा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंस का हमारे करंट अफेयर या हमारी पीडीएफ से बाहर गया हो, मतलब मेरी पीडीएफ से
बैंकिंग एंड फाइनेंस का, वो चाहे आरबीआई सर्कुलर्स हो या सेबी की एनुअल रिपोर्ट हो या सेबी के सर्कुलर्स हो, तो डू लेट मी नो। एक बार बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया आपके टॉपिक से जो आपने पढ़ाया। तो जब आप क्रिस्प मैनर में कर सकते हो किसी भी टॉपिक को, दैट्स आई थिंक दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अगर हर ही चीज करनी है तो हर चीज तो नहीं कर पाओगे, यू हैव टू लीव समथिंग। तो आपको वो समझना पड़ेगा एग्जाम की रिक्वायरमेंट कि किस चीज पे कितने एफर्ट्स मारने हैं। जैसे मैं एक छोटा सा हिंट दूं, जनरल अवेयरनेस में अगर आप बैंकिंग न्यूज कर रहे हो, लेटेस्ट बैंकिंग न्यूज, तो हार्डली 2 महीने की मोर देन सफिशिएंट होती है। आई वुड बी वेरी ब्लंट हेयर। ज्यादा मन है, ज्यादा सेफ होना है, 3 महीने की कर ली, दैट्स सफिशिएंट। आरबीआई सर्कुलर्स कितने महीने के करने हैं? जैन ऑनवर्ड्स, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लास्ट ईयर भी जैन ऑनवर्ड्स, पिछले मतलब 1 साल के कर लो, एक फाइनेंशियल ईयर नहीं, जो एक ईयर स्टार्ट होता है उससे कर लो। ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो डेफिनेटली आप जीए में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सिमिलरली स्कीम्स कितनी करें? पिछले 4 महीने की जो न्यूज में रही है एटलीस्ट वो तो कर लो, या जो बजट में नई अनाउंस हुई है वो तो कर लो। ठीक है, अगर आप इस तरह से सेलेक्टिव वे में चलोगे तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, रेदर देन सब कुछ करने में गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो सब कुछ करने जाते हैं एंड अल्टीमेटली नहीं परफॉर्म कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट सेलेक्टिव। क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट, नॉलेज तो बहुत है लेकिन कंफ्यूजन आ गई। कंफ्यूजन ये आ गई, यार सर ये स्कीम में ये डाटा था, याद नहीं है। अब वहां पे ऑप्शन सेम है, अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, अटेम्प्ट किया तो गलत कर दिया। तो आता तो बहुत था, मेहनत भी बहुत की, बिकॉज दे वर नॉट श्योर, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जीए के बारे में मैं आपसे एक ही चीज करूंगा, जो कर रहे हो सेलेक्टिव करो। ठीक है, सेलेक्टिव इन द सेंस, पहले सेलेक्टिव कर लो, देन ब्रॉड मैनर पे जाना। जितना कर रहे हो पहले वो अच्छे से कर लो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग ए मैगजीन, तो पहले अपनी उस मैगजीन पे पूरा ट्रस्ट रखो, उसे अच्छे से कर लो, तब YouTube सेशंस पे जंप करो, देन कुछ और करो इफ द टाइम अलाउज, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं। एंड दैट्स, वो कह रहा हूं मैं कि दैट यू हैव टू बी सेलेक्टिव इन दैट एस्पेक्ट। ठीक है, सोर्सेज बहुत सारी हो सकती हैं, तो मैं ये कहूंगा लिमिटेड सोर्सेज रखो जीए के लिए। इस पर्सपेक्टिव में मैं आपको सेलेक्टिव कह रहा हूं। ठीक है, सो दैट्स माई आइडिया हियर यस कि फेज 1 के लिए यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। और आर्ट ऑफ एलिमिनेशन आता है एक्सीलेंस से, जब आपको पता हो कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो चाहे जीए हो जहां पे आपको रिटेंशन चाहिए, और वो क्यूआरई हो जहां पे आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी बात दोस्तों फेज 1 की। नाउ मूविंग टू फेज 2। फेज 2 में देखिए आपका पेपर है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव अगर आपको लगता है कि आप जादू की छड़ी है, आप ओवरनाइट ऐसे सीख जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखो फेज 1 की तैयारी में बहुत सारी नॉलेज गेन की, उसके साथ साथ आपने 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एफएम एंड ईएसआई तैयार किए। ठीक है, एफएम एंड ईएसआई आपने तैयार किए, दैट्स मोर देन एनफ। आपके पास कंटेंट इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। अब आपको इसको प्रेजेंटेबल बनाना है। प्रेजेंटेबल ओवरनाइट नहीं होता, इसको स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आपको लगता है कि वो ओवरनाइट ऐसे सीख जाएगा, नो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कराता हूं, और आई थिंक यूट्यूब पे सबसे पुराने टाइम से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो आरबीआई रिगार्डिंग है वो शायद मैं करा रहा हूं। तो अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चों ने वो फ्री सेशंस का बहुत फायदा उठा के काफी इंप्रूव किया डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एंड उन्होंने ये महसूस किया, हाँ सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंप्रूव हुई। दैट मींस इट्स अ प्रोसेस। मैं यहाँ पे अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इट्स अ प्रोसेस, ये ओवरनाइट नहीं आता। आप जब लिखने चलोगे तो पहले दिन तो शायद आप आंसर 1.5 घंटे में लिखोगे, जो कि 20 मिनट की रिक्वायरमेंट है। जब आप ऐसे 10-15 आंसर लिख लोगे तब जाके शायद आप उसको 40 मिनट में लिख पाओगे। ठीक है, तो ये होता है। और जब आप एग्जाम के प्रेशर में होते हैं तो तब जाके आप उसे 15-20 मिनट में परफॉर्म कर पाते हैं। तब भी आप 30-40 मिनट ले ही लेते हो किसी भी नॉर्मल, क्योंकि एक होम एनवायरनमेंट होता है, एक एग्जाम प्रेशर होता है। एग्जाम प्रेशर अलग लेवल की परफॉर्मेंस दिलाता है। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक फेज वाइज मैनर में डेवलप होती है। तो यहां पे जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है, आपको पता है, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में आपको एसे, प्रेसी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो कोशिश करो एटलीस्ट हफ्ते में एक ऐसे लिख लिया, खासकर ऐसे जरूर लिख लिया, और एक प्रेसी की प्रैक्टिस जरूर कर ली। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, एक हफ्ता ऐसे, एक हफ्ता प्रेसी, एक हफ्ता ऐसे, एक हफ्ता प्रेसी। अगर आप इतना भी कर लोगे तो दैट इज गुड, दैट इज वे मोर सफिशिएंट। बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने हैं। ठीक है, सिमिलरली आप एफएम में हफ्ते में एक आंसर लिखो, ईएसआई में हफ्ते में एक आंसर लिखो। कंटेंट के बारे में अभी मैं बताऊंगा, बट दैट्स द अप्रोच दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव तो सिंपल है यार, कंटेंट आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू मार्क करेक्ट और नॉट। यहां पे कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। ऑब्जेक्टिव एफएम या ऑब्जेक्टिव ईएसआई
नो मच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज 30 मिनट में टाइम सफिशिएंट होता है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, इट्स मोर अबाउट रिटेंशन। ठीक है, तो प्रैक्टिस किस में चाहिए? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। एफएमईएसआई का कंटेंट, बहुत सारे बच्चे सर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी सोर्सेज हैं, क्या करें? तो बेटा सबसे पहले जो आपका एफएम का सिलेबस है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं से भी समझ नहीं आ रहा, तो जो आरबीआई ने सिलेबस दिया हुआ है, वो जो टैग्स दिए हुए हैं, उन टैग को एटलीस्ट 200-300 वर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लो, गूगल से ही, नहीं तो चैट जीपीटी से। राइट, एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट टू मी, इतना डालो, सपोज उन्होंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, डालो चैट जीपीटी पे, एक्सप्लेन दिस, वो जो आए उसके नोट्स बना लो, कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई कुछ जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैस्लो थ्योरी लिखा है, मैस्लो थ्योरी क्या होती है, चैट जीपीटी से पूछो, वो पूरा एक्सप्लेनेशन दे देगा। ठीक है, तो यू डू नॉट नीड नोट्स, यू डू नॉट नीड बुक्स, कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, मैं तो क्लियर बता रहा हूं भाई। वो जो टैग्स हैं आप उनसे तैयारी कर लो, आपका डिस्क्रिप्टिव उससे बाहर नहीं जाएगा, एंड मेजॉरिटी 70 से 80% आपका ऑब्जेक्टिव स्टैटिक पोर्शन का उससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखो इतना क्लियरली भी मैं आपको बोल रहा हूं। ठीक है, आते हैं ईएसआई पे, बाकी इंडिविजुअल लेवल पे देखो एफएम एक मेजरली एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है, मैनेजमेंट तो है ही स्टैटिक, फाइनेंस थोड़ा सा डायनेमिक है, और फाइनेंस का भी लगभग 50% पोर्शन इज लाइक स्टैटिक एंड 50 इज मोर लाइक डायनेमिक। ठीक है, फाइनेंस को फिर भी हम डायनेमिक ही बोलेंगे यार, क्योंकि अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब आते हैं ईएसआई पे। ईएसआई इज मोर अबाउट करंट, मोर लाइक अ डायनेमिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके क्वेश्चंस बेसिकली कहां से आते हैं। तो ऑनेस्टली बोलो तो एक पीआईबी वेबसाइट हो गई, वहां से आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो पीआईबी जो भी है, स्कीम्स वगैरह जो भी हैं, या रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं इंटरनेशनल नेशनल, उन पे डिस्क्रिप्टिव भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, स्कीम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि अगर आप पीआईबी करते आ रहे हो तो आपका फेज 2 कंप्लीट है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको स्टैटिक पोर्शन करना जरूरी है, और स्टैटिक पोर्शन कहां से कर सकते हो? अगेन सेम चीज, ईएसआई का टैग उठाओ, चैट जीपीटी पे डालो, नोट्स बन जाएंगे, दैट्स इट। उसे करंट अफेयर से इंटीग्रेट कर लो, आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कंटेंट तैयार है, इंटीग्रेट करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो वैसे तो अब इनके रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी फॉर एफएम, क्योंकि अगर मैं एक एक एस्पेक्ट पे, एक एक सोर्सेज पे बात करने गया तो फिर तो ये पूरा एक लंबा सेशन हो जाएगा, फिर काफी ज्यादा इसमें टाइम लगेगा। तो आई वोंट से कि यार वो अभी उस चीज पे हम बात करें, क्योंकि द बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं सर आप मुझे एक एक सब्जेक्ट की एक एक सोर्स, एक एक कंटेंट बताओ, तो आई विल ट्राई टू कम अप विद अ सेशन ऑन दैट। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बताना क्या क्या आपको थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, अप्रोच क्या चाहिए। इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट कि आप सीधे कूद जाओ। पहले दिन अगर आपको सोचो कि आप टाइक्वांडो करने जा रहे हो या कुंफू लड़ने जा रहे हो, तो पहले दिन आप उससे लड़ नहीं, अपने अपोनेंट से लड़ नहीं सकते। आप क्या करते हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो, सालों साल प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आप अपने अपोनेंट से या तो टिक पाते हो या जीत पाते हो। ठीक है, सचिन ओवरनाइट गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन गए थे, उन्होंने सालों साल प्रैक्टिस करी। एक ही बॉल का एक बड़ा उनका मतलब बड़ा फेमस एग्जांपल है नवजोत सिंह सिद्धू का। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच चल रहा था, और सचिन ऑस्ट्रेलिया नहीं श्रीलंका में एक मैच चल रहा था, और सचिन जो है वो एक जसूरिया की बॉल पे स्वीप करते हुए बोल्ड हो गए थे। तो सचिन ने क्या किया, वो मतलब इट वॉज लाइक वो लंच कर रहे हैं तो वो स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं तो स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चल रहे हैं तो स्वीप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में भी उन्होंने लेग स्पिनर्स को जो है लगाया, एंड स्वीप की प्रैक्टिस करते रहे, स्वीप की प्रैक्टिस करते रहे। नेक्स्ट मैच उन्होंने आई थिंक 140 समथिंग उन्होंने स्कोर किया। ठीक है, तो अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। आप क्या है, मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, डाइवर्जन बहुत है ना, किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया। तो आई हैव गिवन यू द अप्रोच, द शॉर्टकट, इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ नहीं होता। बाकी तो भैया कंटेंट है, करना पड़ेगा। तो फेज 2 की अप्रोच आई थिंक आपको समझ में आ गई हो। तो नेक्स्ट चलते हैं इंटरव्यू। यहां पे मैं क्रिस्प रखूंगा, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो आपकी प्रोफाइल बेस्ड होता है, आपके इंडिविजुअल लेवल पे होता है। सिंपल सी बात है, आपका कोई भी ग्रेजुएशन रहा है, आपका कितने साल का भी बैक रहा है, मैं बैक के बारे में बात कर रहा हूं। देखो द थिंग इज, मैंने हर बैकग्राउंड से बच्चे देखे हैं। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो बैंक में टॉपर रहे हैं और वो आरबीआई में सेलेक्ट हुए हैं। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जो बहुत एक्सीलेंट रहे हैं अपने एकेडमिक्स में, क्योंकि हमें लगता है ना यार एकेडमिक्स आईआईटी एंड सो, वो भी सेलेक्ट होते हुए देखे हैं। और मैंने वो बच्चे भी देखे हैं
जो एकेडमिकली वीक थे, इवन जिसकी बैक भी थी, ठीक है। मैंने वो बच्चे भी देखे हैं जिनके 8-8, 9-9 साल के गैप थे ग्रेजुएशंस में, दे आर सेलेक्टेड इनटू द आरबीआई। तो देखो आरबीआई कोई रूल, कोई सेट, कोई स्किल नहीं रखता कि आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आओगे और आप एक सर्टिफिकेट लेके आओगे या आप कुछ भी लेके आओगे तो आई विल सेलेक्ट यू। हां, कुछ चीजों को वो प्रेफरेंस देता है, जैसे अगर आप एक बैंकर हैं और आप कैब जैब सर्टिफाइड हैं, क्योंकि वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो शायद इंटरव्यू में मे बी वो कंसिडर करे, मे बी दैट इज द थिंग, ठीक है। और वो भी बोर्ड के ऊपर डिसाइडेड होता है। तो ट्रस्ट मी, डाइवर्जन पे मत आओ। इंटरव्यू इज बेसिकली योर पर्सनैलिटी, हाउ गुड यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए पहले, इंटरव्यू के सोचने से पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा और उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा इंटरव्यू की टेंशन छोड़ दो, आरबीआई की पहली जो 2 स्टेजेस हैं उन पे काम करो, बहुत ज्यादा मन में डाइवर्शन मत लाओ, सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा सा दूर रहो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो एंड इफ यू वांट टू बिकम अ वर्दी एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई, ठीक है। अपने कंटेंट पे फोकस रखो, कंटेंट को सेलेक्टिव रखो एंड जितना ज्यादा रीड, रिवाइज, रिटेन इस फॉर्मूले पे काम कर सकते हो काम करो। अगर इस फॉर्मूले में सपोज आपको आरबीआई नहीं मिलता तो डेफिनेटली आपको एक वर्दी गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। आज एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया और बहुत सारे मेरे जो आरबीआई के एस्पिरेंट्स थे, नाउ दे आर सेइंग सर एसबीआई पीओ तो हो गया थैंक्स टू आरबीआई प्रिपरेशन, अब हमें आरबीआई फ्री माइंड से निकालना है। तो देखो मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे का हो जाएगा, इवन बहुत सारे आरबीआई एस्पिरेंट्स का एसबीआई पीओ में नहीं हुआ, नहीं भी होता, रियलिटी है। बट कहीं ना कहीं आरबीआई की प्रिपरेशन अगर आप इस अप्रोच के साथ करोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लैंड कर सकते हो इन दी फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो बेफिक्र होके तैयारी करो, स्ट्रेटेजाइज होके करो, डाइवर्जेंस मन में मत लाने दो, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो खुद आप ही हो, क्योंकि आपके मन में बहुत तरह के डाइवर्जेंस आते हैं। मैंने यहां पे बोला सिर्फ इतना कर लो, तो आपके मन में यही डाउट आता है सिर्फ इतना कैसे हो सकता है, ये तो आरबीआई का एग्जाम है, ठीक है। तो एटलीस्ट ट्रस्ट करना सीखो अपने हिसाब से, चूज योर मेंटर्स वाइजली, एंड अगर आपको लगता है वी कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन तो यहां पे मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। हमारे आरबीआई के यहां पे डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, ठीक है। आप रेगुलेटरी सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको आरबीआई के हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे, आप चाहो तो उनमें एनरोल कर सकते हो। करंटली वी आर कमिंग अप विद आरबीआई सफलता बैच, लेटेस्ट बैच है ये हमारा जो स्टार्ट हो रहा 20 जून से। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल रेगुलेटरी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है तो हमारा बैंक वहां पे प्लस भी है, जब सेल वगैरह हो तो आप एनरोल करो। और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप ऐप के थ्रू करना और कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अप्रोच समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना, आर यू अ वर्दी एस्पिरेंट, क्या इस अप्रोच को फॉलो करना चाहते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लगता है कि ये सेशन फ्रूटफुल था और इस तरह के आपको और भी सेशन चाहिए तो डू लेट मी नो, डू पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं और भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सेशंस यहां पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।